तो मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान लोजी चैनल में। और मैं आपके बीच आया हूँ आज लेकर के भारत का अफवाह तंत्र। क्या लेकर आए हुए हैं आपके बीच? भारत का अफवाह तंत्र को आपके बीच लेकर के आए हुए हैं। तो आज हम लोग भारत के अफवाह तंत्र में, जो कि हमने यहाँ इसमें पार्ट 1 में मैंने 1 से 25 तक प्रश्नों को रखा था स्तर। 1 से 25 तक मैंने पढ़ा रखा था। अब 26 से आगे तक के हम आगे बढ़ेंगे, यानी ये पार्ट 2 वीडियो होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं हल करना। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भाई? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ऑप्शन बी कह रहा है नील नदी का डेल्टा। ऑप्शन सी कह रहा है अमेजन का डेल्टा। ऑप्शन डी कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताएंगे इसका आंसर क्या होने चाहिए। ठीक है जी, तो क्या लग रहे हैं आपको आंसर इसमें से? क्या कृष्णा गोदावरी डेल्टा होगा, क्या नील नदी डेल्टा होगा, या क्या अमेजन का डेल्टा होगा, या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होगा? तो आपने तो पढ़ रखा है ना कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा किससे बनता है आपको पता है? तो किससे बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र से बनता है। तो यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो व्याख्या देख लो। अब व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या कहता है सुंदरवन डेल्टा के बारे में, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर बना यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह अपनी त्रिभुजाकार आकृति और विस्तार के लिए जाना जाता है, यानी अपनी त्रिभुजाकार आकृति और विशाल विस्तार के लिए जाना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो कहाँ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। चलिए इसका नामकरण, इसका नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा? इसका नाम यह बहुत याद पाए जाने वाले सुंदरी पादप मैग्रोव प्रजाति से लिया गया है। मैग्रोव प्रजाति से लिया गया है। जैसे जैव विविधता के बारे में यहाँ पर कुछ और पॉइंट है। यह क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर का विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक आवास है। सही बात है, विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक आवास है। किसका भाई साहब? यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का आवास है, प्राकृतिक आवास। यह डेल्टा अत्यंत उपजाऊ है और तेजी से समृद्ध की ओर वृद्धि कर रहा है। तेजी से समृद्ध की ओर वृद्धि कर रहा है। कुछ और भी पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को समझ लो। यह डेल्टा मुख्य रूप से भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। मेघना नदी के रूप में गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त जल अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है। मेघना नदी के रूप में जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलते हैं तो मेघना नदी के नाम से जाने जाते हैं। याद रखेंगे इस पॉइंटों को भी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा करिए गौर। देखिए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न, सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान सवाल है। तो किस नाम से जाना जाता है बताएंगे। क्या उसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं? क्या उसे हम कोसी नाम से जानते हैं? क्या उसे हम तीस्ता नदी के नाम से जानते हैं? क्या उसे हम महानदी के नाम से जानते हैं? तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी हम उसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं सांगपो को। देखिए यहाँ पर आप देख लो, ब्रह्मपुत्र तिब्बत या तो चीन में इसे हम सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सियांग कहते हैं, और असम में यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं भारत में। ठीक है, तो इस तरह से इसका नामकरण है। अब यहाँ पर हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। चलो देख लो भाई, यहाँ पर तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। जिसका अर्थ क्या है भाई? शोधक है। भारत में प्रवेश करता है जब अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग नाम से प्रवेश करती है। असम घाटी में लोहित और दिबांग जैसी सहायक नदियों से मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले इसे जमुना के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं
28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा करिए गौर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है? कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, बताएंगे। क्या गोदावरी, क्या कृष्णा, क्या तापी, क्या महानदी? ये इनमें से कौन सी है? एक, केवल एक दो, या दो तीन चार, या एक दो चार, या इनमें से सभी? इनमें से सभी। तो आंसर क्या लग रहे हैं आपको? आंसर क्या लग रहे हैं आपको? बताएंगे आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी हो जाएगा इसका आंसर। डी इसका आंसर हो जाएगा। तो डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या कहता है कि भारत की अधिकांश बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गंगा, ब्रह्मपुत्र पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, इसलिए पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियां लंबी दूरी तय कर पूर्वी तट पर पहुंचती है। लंबी दूरी तय करके कहाँ पहुंचती है? पूर्वी तट पर पहुंचती है। याद रखेंगे इसको। जी हाँ। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा करिए गौर। क्या कर रहा है 29 नंबर प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है? कुछ इसके बारे में संकेत भी दिया हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु कुछ बड़ी नदियां पश्चिम की ओर भी बहती है। तो बताइए कौन सी है? क्या वो गोदावरी है? क्या वो महानदी है? क्या वो नर्मदा है? क्या वह कृष्णा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे, यानी नर्मदा नदी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर व्याख्या को समझ लेंगे। व्याख्या क्या कह रहा है? व्याख्या कह रहा है कि भारत की अधिकतर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी पश्चिम की ओर बहती है। ये सब नदियाँ किधर बहती है? पश्चिम की ओर। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखें। चलिए, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, बताइए। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, बताएंगे। जी हाँ, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? क्या अमरकंटक से निकलता है ताप्ती नदी? क्या सतपुड़ा पर्वत बैतूल मध्य प्रदेश से निकलता है? क्या महाबलेश्वर से निकलता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है ताप्ती नदी, बताएंगे इसके आंसर। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी। बी इज राइट आंसर, यानी सतपुड़ा पर्वत से निकलता है मध्य प्रदेश में, बैतूल जिले से। ठीक है, चलिए ताप्ती नदी के बारे में चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से व्याख्या को। क्या कह रहा व्याख्या, जरा समझेंगे। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। इसकी द्रोणी कहाँ कहाँ है भाई? तो मध्य प्रदेश से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, इस तरह से। इसका मुहाना कहाँ है? तो ये पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में गिरती है और डेल्टा के बजाय ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। डेल्टा के बजाय ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। चलिए आ जाइए 31 नंबर प्रश्न की ओर।
31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा यहां पर देखिए। महानदी की अपवाह द्रोणी किन राज्यों में विस्तृत है? महानदी की अपवाह द्रोणी किन राज्यों में विस्तृत है? तो बताएंगे इसके आंसर क्या हो जाएंगे। महानदी कहाँ कहाँ विस्तृत है भाई, कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो क्या यह छत्तीसगढ़ उड़ीसा में फैला हुआ है? क्या यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में फैला हुआ है? क्या यह छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में फैला हुआ है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा में फैला हुआ है? तो यह नदी बताएंगे कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो यह नदी फैला हुआ है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा में। जी हाँ, तो इसके आंसर बी हो जाएंगे। जी हाँ, चलिए यहाँ पर देख लो, इसके व्याख्या को देख लो। व्याख्या क्या कह रहा है जी? महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि सिहावा के निकट से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पूर्व प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक है। इसकी अपवाह द्रोणी का विस्तार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा राज्य में है। यह नदी अंततः एक विशाल डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। जी हाँ, चलिए आगे प्रश्न की ओर आ जाइए। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी? 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा 32 नंबर प्रश्न की ओर आ जाओ। कावेरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? बताइए कहां से है भाई? त्र्यंबकेश्वर या नासिक से है? महाबलेश्वर या पश्चिमी घाट से है? ब्रह्मगिरी पर्वतमाला ताला कावेरी कर्नाटक से है या अमरकंटक से है? तो क्या आंसर हो जाएंगे? आपको क्या लग रहे हैं आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से ये निकलती है कावेरी नदी, कर्नाटक में। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर देख लो व्याख्या को। व्याख्या क्या कहता है? इसका उद्गम, इसका उद्गम कावेरी नदी का उद्गम। कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। यह स्थान कर्नाटक में कोडागु जिले में है, जिसे तालाकावेरी कहा जाता है, जिसे तालाकावेरी कहा जाता है। प्रवाह क्षेत्र, इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। यह कर्नाटक तमिलनाडु में होकर बहती है, अंततः एक विस्तृत डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। अगला प्रश्न 33वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? क्या कह रहा है? दामोदर नदी मुख्य रूप से किस विशेषता के लिए जानी जाती है? दामोदर नदी मुख्य रूप से किस विशेषता के लिए जानी जाती है? बताइए। दक्षिण गंगा कहलाती है, क्या ये विशेषता है इसकी? या बंगाल का शोक और दामोदर घाटी निगम के लिए जानी जाती है? झीलों का डेल्टा बनाती है? कावेरी की प्रमुख सहायक नदी है? क्या होगा इसका आंसर? बताएंगे जल्दी से। ये इसका आंसर आपको क्या लग रहे हैं? तो इसका आंसर होगा बंगाल का इसे शोक कहा जाता है और दामोदर घाटी निगम परियोजना बनाया गया है इस पर, तो इसके लिए ज़्यादा जाना जाता है। चलिए यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखिए बंगाल का शोक दामोदर नदी जो हुगली की सहायक नदी है, ऐतिहासिक रूप से अपनी विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ों के लिए विख्यात है, जिससे पश्चिम बंगाल में भारी तबाही होती है। दामोदर नदी बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन के लिए 1948 में भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई है, जिसमें प्रमुख बांध तिलैया बांध, मैथन बांध, कोनार बांध और पंचेत बांध बनाए गए हैं, जिसे हम बोलते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना यह निगम जो है ये कब बनाया गया था? 1948 को बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। 34वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी? जरा समझिए यहाँ पर। लूनी नदी, 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लूनी नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? लूनी नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन से कथन जो है वो सही है?
तो बहुत आसान है ये भी सवाल। यह अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती तो नहीं है, विलीन हो जाती है। अंतः स्थलीय अपवाह वाली नदी है और रन ऑफ कच्छ में लुप्त हो जाती है। तो यही बात तो सही होंगे, यानी कच्छ के रन में ये पानी, इसकी पानी जो है, इसकी जलधारा जो है वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है जी, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, बी जो है वो सही आंसर हो जाएंगे, बी जो है वो सही आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी किसके बारे में, लूनी नदी। तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ियों से होता है। कहाँ से भाई, नाग पहाड़ियों से। अंतःस्थलीय अपवाह, अंतःस्थलीय अपवाह, यह नदी समुद्र तक पहुंच नहीं पाती। यह थार मरुस्थल के दक्षिण पूर्वी भाग से होकर बहती है और अंततः गुजरात के कच्छ के रन में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। दलदली क्षेत्र में क्या हो जाती है, तो विलुप्त हो जाती है, याद रखें। और भी कुछ पॉइंट है जी, हाँ है। लोतरा बाड़मेर, इसका जल मीठा होता है, लेकिन इसके बाद लवणीय मृदा के कारण इसका जल खारा हो जाता है। लेकिन इसके बाद कहाँ तक मीठा रहता है भाई, बाड़मेर तक। बाड़मेर तक इसकी पानी जो है, इसकी जो जल है वो मीठी है, लेकिन आगे जाने के बाद नमक के कारण इसका जल जो है वो खारा हो जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देख लीजिए। यह थार मरुस्थल की सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है, जो इसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। मरुगंगा, मरुगंगा किसे कहते हैं, लूनी नदी को मरुगंगा नदी भी कहा जाता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। साबरमती नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बनाने में, इसके आपको इसका आंसर तो पहले से दिखता होगा कि कौन सा सही है, तो बी सही है, यानी उद्गम अरावली राजस्थान से खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। निकलती है अरावली राजस्थान से और ये गिरती कहाँ है भाई, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इसके व्याख्या को हम लोग पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या कहते हैं, व्याख्या कहते हैं कि साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले अरावली पर्वतमाला से होता है। राजस्थान के उदयपुर जिले अरावली पर्वत से होता है, याद रखेंगे। यह भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। भारत की, इधर भाई, भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से यह एक है। प्रवाह की अगर हम बात करें, प्रवाह और मुहाना की बात करें, तो यह नदी राजस्थान से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात में प्रवेश करती है और अंततः अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अरब सागर के कहाँ, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए हम लोग आ जाते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख नदी और किस राज्य की प्रमुख नदी है और कहाँ गिरती है। किस राज्य की प्रमुख नदी है और यह नदी कहाँ गिरती है, ये बोल रहा है। तो बताएंगे ये नदी कहाँ गिरती है भाई। क्या ये केरल से निकलती है, केरल की प्रमुख नदी है और अरब सागर में गिरती है। क्या ये तमिलनाडु की प्रमुख नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या ये कर्नाटक की प्रमुख नदी है, अरब सागर में गिरती है। क्या ये केरल की प्रमुख नदी है पर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसके आंसर हो जाएंगे केरल की प्रमुख नदी है और अरब सागर में गिरती है। तो इसके ए आंसर जो हैं वो सही हो जाएंगे। जी हाँ, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहता है जरा समझिएगा। व्याख्या कहता है कि केरल का जीवन रेखा भी इसको कहते हैं, केरल का जीवन रेखा। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम पश्चिम घाट के शिवगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु की सीमा के पास से होता है।
कहाँ से निकलती है नदी? शिवगिरी पहाड़ी, शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है यह नदी। कहाँ से निकलती है? तो शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये केरल की जीवन रेखा नदी है, इसे केरल का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट है कि यह नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अतः अरब सागर के वेम्बनाड झील के निकट गिरती है। प्रसिद्ध इडुक्की बांध पर, इसकी प्रसिद्ध इडुक्की बांध, मुल्ला पेरियार बांध, ठीक है, इसी नदी पर स्थित है, इसी नदी पर स्थित है। कौन भाई? प्रसिद्ध इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध इसी नदी पर स्थित है। चलिए आगे आ जाइए, आ जाते हैं अगला, कहाँ भाई? 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत अच्छा सवाल है 37 नंबर प्रश्न। माही नदी कहाँ जाकर मिलती है? माही नदी कहाँ जाकर मिलती है? कौन सी भाई? माही नदी कहाँ जाकर मिलती है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, चिल्का झील में, संभर झील में। कहाँ जाके मिलती है? क्या लग रहे हैं इसका आंसर आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। खंबात की खाड़ी में जाकर के ये मिलती है। कौन? तो माही नदी, माही नदी। चलिए माही नदी के बारे में यहाँ पर देखते हैं। माही नदी ही जो है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जी हाँ, माही नदी मध्य भारत की विंध्याचल मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और पहले यह उत्तर की ओर बहते हुए रेखा को काटती है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर दोबारा काटती है। पहले उत्तर से बहते हुए काटती है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और फिर काटती है। किसको? कर्क रेखा को। कितने बार? 2 बार, याद रखेंगे। ठीक है जी। चलिए आगे आ जाइए, हम लोग अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में जानते हैं। स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर बहती है? स्वर्ण रेखा नदी जो है वो किस राज्य से होकर बहती है? क्या लग रहे हैं? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो क्या लग रहे हैं आपको आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चलिए व्याख्या को देख लीजिए। व्याख्या क्या कर रहा है? स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल झारखंड में रांची के निकट नगरी पहाड़ छोटा नागपुर पठार से होता है। कहाँ से भाई? छोटा नागपुर पठार से। प्रवाह मार्ग इसमें इसका मुख्य रूप से ये झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। यह एकमात्र स्वतंत्र नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसी नदी है जो किसी के मुहाने वहाने पर जाकर टकराती नहीं है, किसी के सहायक नदी है नहीं है। ये एक अपने आप को स्वतंत्र नदी है और ये जाकर सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जी हाँ, सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। जमशेदपुर टाटा नगर औद्योगिक शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध हुंडरू का जलप्रपात इसी नदी के मार्ग पर रांची में स्थित है। हुंडरू का जलप्रपात, किसका जलप्रपात? हुंडरू का जलप्रपात इसी नदी पर बनाया गया है, जान देंगे। चलिए अगला सवाल है, 39वां नंबर प्रश्न है। बेतवा नदी किसकी सहायक है? बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बताएंगे। क्या वो गंगा की सहायक नदी है? क्या वो यमुना की सहायक नदी है? क्या वह सोन की सहायक नदी है? क्या वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो आंसर तो आपको लग रहे हैं क्या? बी, यमुना की सहायक नदी है। जी हाँ, यमुना की सहायक नदी है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं इसके व्याख्या पर। व्याख्या क्या कर रहा है? जरा व्याख्या को देखो। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले कुमराव गांव में विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, मध्य की गंगा भी कहा जाता है। संगम, यह उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में। कौन कौन नदी भाई? तो बेतवा नदी। यह यमुना की प्रमुख दाहिने किनारे की सहायक नदी है। केन बेतवा जो है, सुनिए, यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिसके तहत केन नदी अधिकांश जल को बेतवा नदी में रूपांतरित किया जाएगा ताकि बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को पानी मिल सके। मतलब ऐसा योजना बनाने की बात चल रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी? चंबल नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंबल नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? क्या लग रहे हैं आपको इसमें से आंसर? यह गंगा की दाहिनी सहायक नदी है, यह यमुना की दाहिनी सहायक नदी है, यह नर्मदा की सहायक नदी है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है वो सही आंसर हो जाएंगे। चलिए व्याख्या की ओर आ जाओ। व्याख्या क्या कह रहा है जी? व्याख्या कह रहा है कि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा पठार में स्थित माहू के निकट जलापाव पहाड़ी से होता है। यह नदी अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भू आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? चंबल नदी, जिसे चंबल बीहड़ भी कहा जाता है, जिसे चंबल बीहड़ भी कहा जाता है। संगम के व संरक्षण, यह उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल, मगरमच्छों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। मगरमच्छ पाले जाते हैं इस नदी पर। चलिए 41 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक है? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्या लग रहे हैं? कावेरी नदी की सहायक है, गोदावरी की सहायक है, कृष्णा की सहायक है कि नर्मदा की सहायक है? तो क्या लग रहे हैं आंसर? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। कृष्णा की सहायक नदी है। यह किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए व्याख्या को देख लो। यहाँ पर तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के पश्चिम घाट से तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से बनती है। यह संगम शिमोगा जिले के कुंद्रे मुख्य क्षेत्र के पास होता है। यह पूरब की ओर बहती है और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना सीमा के पास संगमेश्वर कर्नूल जिले के निकट कृष्णा नदी में मिल जाती है। यह कृष्णा की सबसे प्रमुख सहायक नदी में से एक है। जी हाँ, कुछ और भी पॉइंट है, इसको पढ़ लो। यहाँ पर क्या कह रहा है? विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर ही स्थित है। होसपेट के निकट इस पर तुंगभद्रा बांध बनाया गया है। इस पर कौन सी बनाया गया भाई? तुंगभद्रा बांध बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? घाघरा नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए, यह गंगा की बाईं सहायक नदी है, यह यमुना की सहायक नदी है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यह गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? यह गंगा की बाईं ओर से सहायक नदी है। तो ए आंसर हो जाएंगे सही। चलिए अब हम लोग व्याख्या की ओर आ जाते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है? इसकी व्याख्या देख लो। घाघरा नदी का उद्गम स्थल मामचा चुंगो हिमनद से होता है। नेपाल में इसे करनाली के नाम से जाना जाता है, जहां गहरी गौर्ज बनाती है। भारत में यह उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है और छपरा बिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा नदी जल आयतन के आधार पर सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है। सहायक नदी में से एक है।
अगला पॉइंट, इसकी प्रमुख सहायक नदी शारदा, जिसे हम काली या सरयू नदी कहते हैं, राप्ती, छोटी गंडक है। अयोध्या शहर में सरयू के तट पर स्थित है। अयोध्या शहर जो है, अयोध्या शहर किसके तट पर स्थित है भाई? सरयू नदी के तट पर स्थित है। चलो अगला यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट है, उसको पढ़ लो। घाघरा नदी पूर्ववर्ती नदी है। घाघरा नदी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है, जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से बह रही है। हिमालय की उत्पत्ति से पहले से बह रही है ये, समझ में आया? घाघरा नदी। चलिए अगला पॉइंट पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, 43वां नंबर प्रश्न पे। गोमती नदी किस शहर से होकर बहती है? गोमती नदी किस शहर से होकर बहती है? क्या भोपाल से होकर बहती है? क्या लखनऊ से होकर बहती है? क्या जयपुर से होकर बहती है? रांची से होकर बहती है? क्या लग रहा है गोमती नदी के बारे में? तो इसका आंसर हो जाएगा, गोमती नदी लखनऊ से होकर बहती है। गोमती नदी लखनऊ से होकर बहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोमती नदी से होकर बहती है, लखनऊ से होकर बहती है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो डांडा के पास गोमती ताल फुलहर झील से होता है। गोमती ताल फुलहर झील से होता है। अच्छा ठीक है। यह नदी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर शहरों के बीच से होकर बहती है। अंत में यह गाजीपुर, वाराणसी की सीमा पर कैथी, सैदरपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सैदरपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। 44 नंबर प्रश्नों को देखो। राम गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राम गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? ठीक है जी, चलिए। कुमाऊं हिमालय, दूधातोली क्षेत्र, नेपाल हिमालय, सतपुड़ा पर्वत, महाबलेश्वर, क्या लग रहे हैं आपको इसमें से आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दूधातोली क्षेत्र। दूधातोली क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या क्या कह रहा है? व्याख्या क्या कह रहा है? चलिए देखिए यहां पर व्याख्या कह रहा है कि रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधातोली पर्वत श्रृंखला कुमायूं हिमालय से होता है। यह गैर हिमानी नदी है जो वर्षा और स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। यह नदी विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर बहती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद यह उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। यह उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, इस नदी पर कालागढ़ बांध, रामगंगा बांध स्थित है, जो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। 45 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। मूसी नदी के बारे में कौन सी विकल्प सही है? मूसी नदी के बारे में कौन सी विकल्प जो है वो सही है? यह हैदराबाद से होकर बहती है और कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अच्छा, यह जयपुर से होकर बहती है और गंगा की सहायक नदी है। गंगा की ऐसी सहायक नदी कोई मूसी तो है नहीं। यह भोपाल से होकर बहती है और नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है। यह रांची से होकर बहती है और दामोदर की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? यह हैदराबाद से होकर बहती है और कृष्णा की सहायक नदी है। तो ए आंसर जो है इसके आपको क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे ए आंसर। चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है जी। मूसी नदी का उद्गम तेलंगाना के विकाराबाद जिले की अनंतगिरी पहाड़ियों से होता है। हैदराबाद की जीवन रेखा इसे कहते हैं। यह ऐतिहासिक हैदराबाद शहर के बीचों बीच बहती है और इसे पुराने और नए नगर में विभाजित करती है। उस्मान सागर
हिमायत सागर इसी नदी पर बनाया गया है। उस्मान सागर और हिमायन सागर इसी नदी पर बनाया गया है। आज का अंतिम प्रश्न की ओर आ जाइए, मतलब ये चैप्टर समाप्त हो गया। अंतिम प्रश्न की ओर आ जाइए। नर्मदा और तापी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? ये दोनों पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। अच्छा ठीक है, ये दोनों डेल्टा का निर्माण करती है। ये दोनों भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। क्या ये डेल्टा का निर्माण करती है? नहीं। तो यही तो गलत हो गया। अब जिसमें 2 है वो आपका आंसर होने से रहा, इसमें भी 2 है तो यही आंसर हो जाएंगे, यानी सी आंसर हो जाएंगे। चलिए व्याख्या की ओर आ जाइए। व्याख्या कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत की 2 प्रमुख नदियां हैं जो ढाल के विपरीत, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ये नदियां विवर्तनिकी क्रियाओं से निर्मित भ्रंश घाटियों से होकर बहती है और नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच, जबकि ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में दाहिने में बहती है। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना कर दूँ। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में हम लोग जलवायु में मिलेंगे। जलवायु, ठीक है, जलवायु को हम लोग समझेंगे, जलवायु को पढ़ेंगे। अगले पार्ट में जलवायु से रिलेटेड प्रश्नों को रखेंगे। स्तर अच्छा होगा उसका भी स्तर इसी तरह से होगा और प्योर NCERT होंगे। ठीक है जी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें और शेयर करें और कमेंट करना तो नहीं भूलें। कमेंट ज़रूर करें, हमारे वीडियो पर ज़रूर कमेंट किया करें आप, ताकि मुझे आपका कमेंट पढ़ करके अच्छा लगे। ठीक है, आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।